हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लांट किंगडम। अभी जो प्लांट किंगडम है इसके अगर वेटेज की बात करें तो इससे भी जनरली 3 से 4 क्वेश्चन आने पे फिक्स होते हैं नीट में। अभी प्लांट किंगडम है क्या? सबसे पहले तो प्लांट किंगडम में पहले क्या किया था कि जब 2 किंगडम दिए थे तो 2 किंगडम में ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में बांटा था, एक एनिमल्स और एक प्लांट्स। तो एनिमलिया और प्लांटी में जब बांटा था तो प्लांटी में सभी को रख दिया था। बैक्टीरिया भी, बैक्टीरिया के साथ साथ फंजाई भी इसी में थे। फंजाई के साथ साथ कई सारे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, तो किसी का ही पता चल नहीं रहा था। मतलब ना तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंस कर पा रहे थे, ना सेल्यूल ना ही हेटेरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ में डिफरेंशिएट कर पा रहे थे। तो इस तरह से किसी भी तरह का डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा था। अब उसको समझने के लिए धीरे धीरे कई सारे क्लासिफिकेशन किए गए, जैसे कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो कि हैगल ने दिया था। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो कि कॉपलैंड ने दिया था। फिर उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो कि आर एस विटेकर ने दिया था। तो उससे पहले कई सारे क्लासिफिकेशन आए थे, जैसे कि एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था। इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया किसने था? सबसे पहले तो वो लीनियस का नाम आता है। लीनियस ने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। अगर इस क्लासिफिकेशन सिस्टम की हम बात करें तो इसमें क्या क्या और है। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में इसने मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर का, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर मतलब जो इजीली ऑब्जर्वेबल हो, बाहर से दिख जाए, ऐसे सुपीरियर मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर का इसने यूज किया था। अब मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर में और क्या क्या हो सकता है? हैबिटेट होगा, कलर होगा, नंबर होगा, शेप ऑफ लीव्स होंगी। इस तरह की चीजें इसने कंसिडर की थी। अब ये मेनली वेजिटेटिव करेक्टर पे बेस्ड था। मेनली वेजिटेटिव करेक्टर पे ये बेस्ड था और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर पे बेस्ड था जो कि लीनियस ने दिया था। तो लीनियस वाला किस पे बेस्ड था? लीनियस का एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर पे बेस्ड था। एंड्रोशियम में ग्रुप ऑफ स्टेम, इनको हम एंड्रोशियम बोलते हैं। एंड्रोशियम इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जनरली। आगे अगर हम बात करते हैं तो दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को भी इसमें सेपरेट कर दिया गया था। They were based on few characteristics. क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को भी कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस करके ही उसको सेपरेट कर दिया था। आर्टिफिशियल सिस्टम के अगर ड्रॉबैक या डीमेरिट देखें तो इसने इक्वल वेटेज दिया था वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को हम इक्वल वेटेज नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक वेजिटेटिव कैरेक्टर एनवायरनमेंट में रहता है। तो जब ज़्यादा लंबे समय तक एनवायरनमेंट में वेजिटेटिव करेक्टर रहते हैं तो एनवायरनमेंट में जो इफेक्ट हैं, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग वेजिटेटिव करेक्टर चेंज हो जाएगा। जब वेजिटेटिव करेक्टर चेंज हो जाएगा उसको अडेप्ट करने के लिए, तो वहां पे वेरिएशन आएंगे वेजिटेटिव करेक्टर में। जबकि रिप्रोडक्टिव करेक्टर फीचर्स कौन से होते हैं? एग्जाम्पल में जैसे फ्लावर्स हो गए। फ्लावर्स जो होते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वो बहुत छोटे समय के लिए आती है। मतलब जैसे कोई फ्लावर हो गया, 1 दिन के लिए आया, कोई फ्लावर 2 दिन के लिए होगा, कोई फ्लावर हमने कहा 10 दिन के लिए होगा, लेकिन बहुत कम समय के लिए उगता है। तो एनवायरनमेंट में बहुत कम समय के लिए एक्सपोज रहता है, तो वो इतनी जल्दी वेरी नहीं करता, चेंज नहीं करता। तो यहाँ पे वेजिटेटिव करेक्टर क्योंकि चेंज हो जाते हैं एनवायरनमेंट के इफेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। आर्टिफिशियल सिस्टम, इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल, this is not acceptable since we know often vegetative character are more easily affected by the environment। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा समय के लिए एनवायरनमेंट में एक्सपोज रहते हैं, इसलिए वो एनवायरनमेंट के द्वारा इजीली अफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को इक्वल वेटेज नहीं दे सकते। फिर उसके बाद आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है बेंथम और हुकर का है। ये मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। इसमें क्या क्या किया गया? नेचुरल एफिनिटीज ऑर्गेनिज्म की देखी गई, उसके साथ साथ और क्या देखा गया इसमें कंसीडर्ड? नेचुरल एफिनिटीज के साथ साथ एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल फीचर दोनों को लिया गया। जैसे
इंटरनल फेचर में अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, जैसे कोई सेल है तो उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या है, तो उसको सेल्स के अंदर भी किस तरह से काम हो रहा है उसको हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो उसके बाद एनाटॉमी आता है। एनाटॉमी हम जानते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी को एनाटॉमी बोलते हैं। जबकि जो आर्टिफिशियल था उसमें सिर्फ सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स थे, इसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी है, उसके बाद एनाटॉमी भी है, फिर एम्ब्रियोलॉजी भी है। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट की स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री क्या था? जो बायोकेमिस्ट्री है जनरली वो स्पेसिफाइड कर दी गई है प्लांट्स के लिए, तो उसी को फाइटोकेमिस्ट्री बोल देंगे। तो इसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन जो पढ़ा जाता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। किस किसने दिया था? जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने। तो जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। अब बात करते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है ये क्या है? तो ये जो इसमें फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात होती है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है लिविंग वर्ड चैप्टर में, फाइलोजेनी क्या होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है। अगर हम इसको टेक्सोनॉमी के साथ पढ़ते हैं तो उसी का नाम सिस्टमैटिक्स हो जाता है। हमने पढ़ा था कि टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी तो क्या बनाते हैं मिलके? ये सिस्टमैटिक्स बनाते हैं। तो यहाँ पे भी फाइलोजेनी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टमैटिक क्लास उसी की बात कर रहा है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की। इसको हम क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस तरह के कई सारे ग्राफ होते हैं ऐसे जो इवोल्यूशन बताते हैं। जैसे यहाँ से एक स्पीसीज थी यहाँ पे, उससे ये इवोल्यूशन हुआ, नई स्पीसीज बन गई, फिर इवोल्यूशन हुआ, फिर नई स्पीसीज बन गई, फिर इवोल्यूशन हुआ, फिर नई स्पीसीज। ये नई स्पीसीज जो बनती जा रही हैं, ये नई स्पीसीज जो रिप्रेजेंट किया इस ग्राफ में, इसको बोलते हैं क्लेडोग्राम। तो ये जो क्लेडोग्राम है, इसकी मदद से जो स्टडी की जाती है उसको हम क्या बोलेंगे? क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन। क्लेडोग्राम की मदद से जो स्टडी की जाएगी उसको हम क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन बोल देते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है? अब जैसे इसमें एक वर्ड रह गया, नो सपोर्टिंग एविडेंस फॉसिल, मतलब कि these become more important when there is no supporting fossil evidence। अब एविडेंस के बेसिस पे भी ये है कि कई सारे एविडेंस मिलेंगे तो उसके बेसिस पे ये चलता है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम टैक्सा। यहाँ से हम ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं जो कि सेम टैक्सा से बिलोंग करते हैं, उनका एंसेस्टर सेम रहा होगा। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये बहुत सारे सोर्सेस से ली जाती है और कई सारे डिफिकल्टीज को नॉर्मलाइज करती है, मतलब कि कई सारी डिफिकल्टीज को रिजॉल्व करती है। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी की अगर हम इसमें बात करें तो ऐसा होता है कि इसमें कंप्यूटर डेटाबेस में कई सारे करेक्टर्स को नंबर देके, कंप्यूटर डेटाबेस में कई सारे करेक्टर्स को नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से नंबर दे देंगे। और नंबर देने के बाद उन सभी डेटाबेस को कंप्यूटर में सेट कर देंगे। मतलब जितने करेक्टर्स थे बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के, मतलब ऑर्गेनिज्म के, उनको हम कंप्यूटर डेटाबेस में डाल देंगे। अब उसके बाद कोई अननोन ऑर्गेनिज्म अगर हमारे पास आएगा तो हम उसके करेक्टर्स की लिस्ट बनाएंगे, और करेक्टर्स की लिस्ट बनाने के बाद उसके करेक्टर्स को जैसे ही कंप्यूटर में डालेंगे तो कंप्यूटर खुद से मैच करके बता देगा कि ये ऑर्गेनिज्म किससे मिलता जुलता है या ये ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप का मेंबर है। तो इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। इस न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में एक बार में सौयों या एक बार में सैकड़ों करेक्टर्स को कंसीडर किया जा सकता है। अगर हम इसकी खासियत देखें तो इसमें सभी करेक्टर्स को इक्वल वेटेज दिया जाता है, चाहे वो लीफ ऑफ शेप हो, चाहे वो थॉर्न की शेप हो, चाहे वो स्टेम का कलर हो, चाहे वो फ्लावर का कलर हो, चाहे वो फ्लावर के पेटल्स का नंबर हो, उसमें सभी
कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दिया जाएगा, तो उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। नंबर कोड पे बेस्ड होता है ये। डेटा को प्रोसीड करने के लिए कंप्यूटर का इसमें यूज करते हैं। एक बार में हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर को कंसीडर किया जा सकता है। साइटो टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो साइटो मतलब होता है सेल, टैक्सोनॉमी होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विद रेस्पेक्ट टू द क्राइटेरिया ऑफ ग्रुप। ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट ग्रुप के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कर देना टैक्सोनॉमी कहलाता है। और वो क्राइटेरिया अगर साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे डिपेंड होगा तो हम उसको साइटोटैक्सोनॉमी कह देंगे। तो साइटोटैक्सोनॉमी क्या होगा? साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होगा। किस कौन कौन सी हो सकती है वो? क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। ये बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम कब? तो बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस, ड्यूरिंग मियोसिस। तो मियोसिस के टाइम पे अगर बिहेवियर देखेंगे तो उसको क्या बोल देंगे? साइटोटैक्सोनॉमी बोल देंगे। अब आता है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी क्या होता है? कीमो मतलब केमिकल्स, केमिकल्स के बेसिस पे जो टैक्सोनॉमी, जो क्लासिफिकेशन होगा उसको हम कीमोटैक्सोनॉमी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है कीमोटैक्सोनॉमी? जैसे कि कई सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें पिगमेंट्स के बेसिस पे उसको क्लासिफाई करते हैं, जबकि कुछ में जो स्टोरिंग मटेरियल है उसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। जैसे एग्जांपल में फियोफाइसी की बात करते हैं। फियोफाइसी ग्री जो है, क्लोरोफाइसी जो होता है, क्लोरोफाइसी ये ग्रीन एल्गी है। तो ग्रीन एल्गी में क्या मिलेगा? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। जबकि फियोफाइसी जो कि रेड एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी तो उसमें क्लोरोफिल ए और बी मिला। ब्राउन एल्गी में, ब्राउन एल्गी जो है फियोफाइसिस में क्लोरोफिल ए तो मिलेगा ही, साथ में क्लोरोफिल सी मिलेगा और फ्यूकोजेंथिन मिलेगा। सेम इसी तरह से अगर रोडोफाइसी रेड एल्गी की बात करें, मतलब कि रेड एल्गी की अगर हम बात करते तो इसमें हमें क्लोरोफिल ए तो मिलेगा ही, साथ में क्लोरोफिल डी भी मिलेगा, क्लोरोफिल डी भी मिलेगा और फाइको अरिथ्रिन भी मिलेगा इसमें, फाइको एरिथ्रिन। तो इस तरह से जो पिगमेंट्स होते हैं उन पिगमेंट्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना, स्टोर्ड मटेरियल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना, ये सभी क्या कहलाता है? कीमोटैक्सोनॉमी कहलाता है। तो यहाँ पे हमने टैक्सोनॉमी के टाइप पढ़ लिए। अब हम एल्गी के पास आते हैं। जो एल्गी है, इस एल्गी को अगर देखते हैं तो ये थैलोइड होता है। जो पहले तो थैलोफाइटा इसको बोला गया था। थैलोफाइटा टर्म जो दी थी ना वो एंडलेकर ने दी थी। थैलोफाइटा जो टर्म दी थी वो एंडलिकर ने दी थी। अब एंडलिकर ने थैलोफाइटा दी थी तो इसका लिखा क्या क्या है इसमें तो देखते हैं एक बार। क्लोरोफिल बियरिंग, हाँ तो क्लोरोफिल होता है इसके पास। सिंपल स्ट्रक्चर है, थैलोइड स्ट्रक्चर है। थैलोइड का मतलब होता है कि इसको हम रूट, स्टेम और लीफ में क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक होता है, फोटोसिंथेटिक होते हैं ये। लार्जली एक्वेटिक, ये लार्जली एक्वेटिक होंगे। फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और मेराइन वाटर में भी मिलेंगे। फ्रेश वाटर होता है जैसे कि पॉन्ड का, रिवर का, ये सब वो जो वाटर होता है ये फ्रेश वाटर होता है। अगर हम मेराइन वाटर की बात करें तो जो ओशियन वाटर है, जो समुद्र का पानी है, उसको हम मेराइन वाटर बोलते हैं। सॉल्टी वाटर बेसिकली ये हुआ करता है। दे अकर्स इन वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट, अदर हैबिटेट में मिल सकता है जैसे कि मॉइस्ट स्टोन हो गया, सॉइल, वुड। लगभग हम कह सकते हैं ये भी कॉस्मोपॉलिटन जैसा होता है, लगभग सब जगह मिलता है। अगर हम बात करते हैं कि एसोसिएशन में भी मिलता है तो जैसे फंजाई के साथ हमने पढ़ा था। फंजाई के साथ क्या पढ़ा था? एल्गी प्लस फंजाई। तो ये कॉम्बिनेशन था जिसको हम लाइकेंस बोलते थे। एल्गी जो था उसको फोटोसिंथेसिस करके दे रहा था, जबकि फंजाई क्या कर रहा था? उसको शेल्टर भी प्रोवाइड कर रहा था, साथ में उसको मिनरल और न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब करा के दे रहा था। स्पेशली वाटर और फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करा रहा था।
तो ये इसको हम लाइकेंस बोल देंगे। अब ये और किसके साथ होता है, तो ये एनिमल के साथ भी एसोसिएट होता है, जैसे कि स्लॉथ बियर। एक स्लॉथ बियर ऑर्गेनिज्म है, जो स्लॉथ बियर है बहुत स्लो चलने वाला ऑर्गेनिज्म है। इसके साथ कैसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है तो इसको देखते हैं। एक एल्गी है और एक स्लॉथ बियर है। तो एल्गी जो है क्या करेगी, पहले तो स्लॉथ बियर क्या करेगा एल्गी के लिए वो देखते हैं। एल्गी स्लॉथ बियर से मॉइस्चर लेती है, एल्गी स्लॉथ बियर से मॉइस्चर लेती है, साथ में शेल्टर लेती है। तो स्लॉथ बियर से एल्गी को क्या मिला, शेल्टर मिला और मॉइस्चर मिला। शेल्टर और मॉइस्चर मिला। अब एल्गी ने स्लॉथ बियर को क्या दिया, तो ये इसके लिए कैमोफ्लेज का काम करता है। कैमोफ्लेज क्या होता है जैसे अब ये जो स्लॉथ बियर है ये बहुत ज्यादा स्लो मूविंग ऑर्गेनिज्म होता है, बहुत धीरे धीरे चलता है। अब बहुत धीरे धीरे चलता है तो ऑब्वियसली इसको प्रेडेटर मार सकता है। तो उस प्रेडेटर से बचने के लिए अगर इसके पास एल्गी आ जाएगी तो ये ग्रीन कलर का दिखाई देगा बाहर से। जब ये बाहर से ग्रीन कलर का दिखाई देगा तो पत्तों के बीच में छिप सकता है, जिसको हम कैमोफ्लेज बोलते हैं। तो पत्तों के बीच में छिप जाएगा और किसी ऑर्गेनिज्म को दिखाई भी नहीं देगा। हम आगे बात करते हैं। अगर हम इसके साइज की बात करें तो बहुत वेरिएबल साइज इनका देखने को मिलता है एल्गी का। बहुत छोटे से बहुत बड़े तक देखने को मिल सकते हैं। बहुत छोटे जैसे कि माइक्रोसिस्टिस, माइक्रोसिस्टिस में हम क्लेमाइडोमोनास की बात कर सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। जबकि मैक्रोसिस्टिस में हम केल्प की बात कर सकते हैं। केल्प जो सीवीड जिसको बोलते हैं, सीवीड के नाम से भी इसको जानते हैं, तो ये केल्प होता है। तो स्मॉल से लार्ज तक हो सकता है। ये कॉलोनियल कॉलोनियल भी हो सकता है, जैसे कि वॉलवॉक्स होता है। फिलामेंटस भी हो सकता है, जैसा कि यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा होते हैं। यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। बहुत सारे मेराइन केल्प जो होते हैं, मेराइन ऑर्गेनिज्म जैसे कि केल्प हो गए, ये एक मैसिव प्लांट बॉडी है। मैसिव प्लांट बॉडी मतलब 100 मीटर तक हो सकते हैं। और ये जो केल्प हैं ये एक्चुअल में लेमिनेरिया होता है, जो कि ब्राउन एल्गी होती है लेमिनेरिया। उसमें जो केल्प है, अभी केल्प 100 मीटर तक होते हैं। ये वही केल्प है जिसमें जो जहाज जाते हैं, पानी के जहाज जो होते हैं उसमें एक वो थ्रस्ट बनाने के लिए, प्रोपेलेटर प्रोपल्सन के लिए एक पंखा लगा होता है। प्रोपल्सन के लिए जो पंखा लगा होता है उसमें ये केल्प फंस जाती है, जिस वजह से वो जहाज पलट भी जाता है। अब तो जहां पे केल्प होती है उस हिस्से से उस जहाज को बच के जाना पड़ता है, जिससे कि वो केल्प में फंस ना जाए। अब यहाँ पे क्या है, एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड। तीनों तरह से रिप्रोडक्शन कर सकता है। वेजिटेटिव में अगर हम देखें तो फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं। लार्ज फ्रेगमेंट्स डेवलप इनटू स्मॉल इनटू थैलस। जो मतलब हर फ्रेगमेंट, जैसे कि ये एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, यहाँ से इसके टुकड़े हो गए और हर फ्रेगमेंट एक थैलस स्ट्रक्चर यानी हम कहें नया ऑर्गेनिज्म बना लेगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें स्पोर्स की बात आती है। जैसे जू स्पोर होते हैं, जू स्पोर मोटाइल होते हैं, जू स्पोर मोटाइल होते हैं। जहां भी जू वर्ड आता है तो हमें पता चलना चाहिए कि ये मोटाइल होगा। जर्मिनेशन पे सीधा न्यू प्लांट को ही जर्मिनेट करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें तीनों तरह के गैमीट्स का हो सकता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। आइसोगैमस होगा तो दोनों गैमीट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे तो आइसोगैमस हो जाएगा। दोनों मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हैं तो एनाइसोगैमस हो जाएगा। ओगैमस में फिक्स रहता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो अगर एक गैमीट ये है, दूसरा गैमीट भी इसके जैसा है, तो एकदम सेम है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों आइसोगैमस हैं। ये हो गए आइसोगैमस। इसके लिए डायरेक्ट एक नाम याद रख सकते हैं, ईसू।
अब ईसू क्यों याद रखा? आइसोगैमस किस किस में मिलेगा? तो आइसोगैमस, ईसू याद किया था तो आइसोगैमस, आई मतलब आइसोगैमस, एस मतलब स्पायरोगायरा, और यू मतलब यूलोथ्रिक्स। तो ये आइसोगैमस हम याद कर सकते हैं। एनाइसोगैमस कौन से हो सकते हैं? तो एनाइसोगैमस में जिसमें दोनों डिफरेंट हो। मान लो एक गैमेट कुछ इस प्रकार का है और एक गैमेट कुछ इस प्रकार का है, तो ये दोनों डिफरेंट है मॉर्फोलॉजिकली, तो ये कहलाएगा एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस में हमें एक याद रखना है, यूडोरिना। यूडोरिना जो है ये एनाइसोगैमस में देखने को मिलता है। अगर हम ऊगैमस की बात करें तो ऊगैमस में क्या होगा? ऊगैमस में हमेशा फिक्स होता है, जैसे कि हो सकता है ये मेल हो, ये फीमेल हो जाए, हो सकता है ये फीमेल हो, ये मेल हो जाए, हो सकता है इसकी शेप चेंज हो जाए, कुछ इस तरह से हो तो मेल हो जाए, कुछ इस तरह से हो तो ये फीमेल हो जाए। लेकिन ऊगैमस में फिक्स होता है कि जो फीमेल गैमीट है वो लार्ज होगा, ये फीमेल गैमीट जो है वो लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा, नॉन मोटाइल होगा। जबकि जो मेल गैमीट है वो स्मॉल होगा और मोटाइल होगा। कुछ इस प्रकार से ही बना सकते हैं। या फिर जैसे हम पढ़ते हैं ब्रायोफाइट्स में जो गैमीट होता है, मेल गैमीट कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये मेल गैमीट स्मॉल होगा और मोटाइल होगा, जबकि फीमेल गैमीट लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा। तो ये जो कंडीशन है ये फिक्स है। ये कंडीशन क्या कहलाती है? ऊगैमस। ये भी कंडीशन ऊगैमस कहलाई। किस किस में होता है? फ्यूकस और वॉलवॉक्स। फ्यूकस और वॉलवॉक्स में ये ऊगैमस टाइप की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो हमने आइसोगैमस पढ़ा। आइसोगैमस में क्या पढ़ा? ईसू हमने याद कर लिया था। आइसोगैमस में स्पायरोगायरा यूलोथ्रिक्स होता है। जो एनाइसोगैमस है, एनाइसोगैमस में एक ही याद करना है हमें, यूडोरिना। और ऊगैमस में कौन हो गया? फ्यूकस और वॉलवॉक्स। फ्यूकस और वॉलवॉक्स, फ्यूकस और वॉलवॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद हमें और क्या याद रखना है? फिलामेंटस एल्गी। तो फिलामेंटस एल्गी कैसे याद रखेंगे? तो फिलामेंटस एल्गी याद रखने के लिए फिलामेंटस एल्गी याद रखने के लिए क्या करेंगे? फ्यूज हम याद रख लेंगे। फ्यूज कैसे? तो एफ मतलब फिलामेंटस, यू मतलब यूलोथ्रिक्स, एस मतलब स्पायरोगायरा, ई मतलब एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस। तो इस तरह से फिलामेंटस हो जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं आगे, तो आगे इसमें और क्या है? ये इसमें कुछ डायग्राम बने हुए हैं। ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे पीवाईक्यू भी आया है और आगे भी आने की संभावना है। तो ये जो इसमें दिखाई दे रही है, ये वॉलवॉक्स की कॉलोनी है। कौन है ये? वॉलवॉक्स की कॉलोनी है। इस वॉलवॉक्स की कॉलोनी को हम सिनोबियम के नाम से जानते हैं। इस वॉलवॉक्स की कॉलोनी को हम सिनोबियम के नाम से जानते हैं। ये जो कॉलोनी दिख रही है ये पेरेंटल कॉलोनी है, और ये जो दिख रही है ये वाली, ये ड्यूटर कॉलोनी है। ये वाली जो है ये ड्यूटर कॉलोनी है और ये बड़ी वाली पेरेंट कॉलोनी है। इसमें जो ये वॉलवॉक्स दिख रहे हैं, ये बहुत सारे वॉलवॉक्स हैं। ये वॉलवॉक्स है। ये सभी जो वॉलवॉक्स दिख रहे हैं इनका नंबर इसमें फिक्स रहता है, कि हर किसी में नंबर जो है इनका फिक्स रहेगा। अभी जो नंबर फिक्स है, ये जो कंडीशन बनी, कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स क्या कहलाएगी? सिनोबियम कहलाएगी। सिनोबियम क्या है? वॉलवॉक्स कॉलोनी।
तो याद रह जाएगा हमने। अब ये जो वॉल्वॉक्स है इसको हम रोलिंग एल्गा भी बोलते हैं, वॉल्वॉक्स को हम रोलिंग एल्गा, रोलिंग एल्गा भी बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्लेमाइडोमोनास और था एक पुरानी एनसीईआरटी में। क्लेमाइडोमोनास जो है कुछ इस तरह का था कि ये क्लेमाइडोमोनास था। अभी जो क्लेमाइडोमोनासिस के दो फ्लैजिला हो गए, साथ में ये इसका न्यूक्लियस था। यहाँ पे इसका क्लोरोप्लास्ट हुआ करता है, ये इसका क्लोरोप्लास्ट है। इस तरह से क्लेमाइडोमोनास था। इसके अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इसका क्लोरोप्लास्ट कप शेप्ड का होता है, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसका क्लोरोप्लास्ट है जो कि कप शेप्ड का है। तो क्लोरोप्लास्ट का शेप भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। कप शेप का क्लोरोप्लास्ट यहाँ देखने को मिलेगा। एक और ऑर्गेनिज्म था, अगर हम इसकी बात करें, यह है क्लेमाइडोमोनास। ठीक है। इसमें गैमेट्स की बात करें तो आइसो, एनाइसो, ऊगैमस सभी तरह के गैमेट्स इसमें दिख जाते हैं। क्लेमाइडोमोनास एक्चुअल में एक ग्रुप है, उस ग्रुप के कई सारे मेंबर्स होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स में डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज मिल जाएंगी। आइसोगैमस टाइप के भी गैमेट्स मिल जाएंगे, ऊगैमस टाइप के भी मिल जाएंगे, और एनाइसोगैमस टाइप के भी यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर हम कारा की बात करें, एक और ऑर्गेनिज्म था यहाँ पे कारा, जिस कारा के नाम से जिसको जानते हैं, कुछ इस प्रकार से था। ये कारा यहाँ से कुछ ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाए, फिर ऐसे कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाता है। ये कारा था। इसको हम स्टोन वार्ट के नाम से भी जानते थे। ये इसकी ब्रांचेस दिख रही हैं, इसको हम स्टोन वार्ट के नाम से जानते थे। है कौन? ये कारा। और ये जो क्लेमाइडोमोनास है इसको हम स्नो एल्गी के नाम से जानते थे, स्नो एल्गा। तो ये क्लेमाइडोमोनास हो गया। ये सभी, और यहाँ पे एक जो न्यू एनसीईआरटी है इसमें ऐड हुआ है, यूलोथ्रिक्स। ये जो यूलोथ्रिक्स है ये भी एक ग्रीन एल्गी ही है। अब ये हमने ग्रीन एल्गी देखी सारी, तो ये कौन है? वॉल्वॉक्स। ये है वॉल्वॉक्स। ये हो गया यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स। और ये हो गया क्लेमाइडोमोनास, और ये हो गया स्टोन वार्ट। इस तरह से ये नाम हो गए ग्रीन एल्गी के। अब ब्राउन एल्गी की तरफ आते हैं, और ये सभी जो भी है ये सब इसके जो नाम है इसके पिगमेंट के बेसिस पे है। और तो मतलब हम कह सकते हैं एल्गिया क्लासिफिकेशन पिगमेंट के बेसिस पे किया गया है। तो यहाँ पे हम कीमोटैक्सोनॉमी को समझ पा रहे हैं। अब ये जो दिखाई दे रहा है, ये लंबा सा जो दिख रहा है, ये लेमिनेरिया है। क्या है? लेमिनेरिया। यही है सीवीड, सीवीड, जिसको सी कैल्प भी बोलते हैं। इसी को हम सी कैल्प के नाम से जानते हैं। सीवीड या सी कैल्प के नाम से इसको जानते हैं। अब ये जो फ्रॉन्ड दिख रहा है, ये फ्रॉन्ड, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। लीफ लाइक स्ट्रक्चर तो फोटोसिंथेसिस करेगा, क्योंकि ये पानी में मिलेंगे तो ये सबस्ट्रेटम से अटैच होने के लिए इसके पास होल्ड फास्ट होता है। कहाँ से अटैच होने के लिए? सबस्ट्रेटम से अटैच होने के लिए। तो ये जो इस टाइप दिख रही है हमें इसमें, ये टाइप जो है ये स्टेम की तरह से बिहेव कर रही है। किसकी तरह? स्टेम की तरह बिहेव कर रही है। मतलब फ्रॉन्ड को होल्ड फास्ट से कनेक्ट करने का काम किसका है? इस टाइप का है।
अब इसी तरह से अगर हम बात करते हैं फ्यूकस की, तो ये फ्यूकस जो है ये कुछ इस तरह से अगर बन रहा है तो फ्यूकस हो जाएगा। याद कैसे रखेंगे, लंबा सा लेमिनेरिया हो गया, कई कई जगह पे इस तरह से एफ बना देता है, तो इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई करके ऐसा अगर कर देंगे तो इस तरह से ये एफ जैसा बन जाएगा। तो ये बन जाएगा फ्यूकस, एफ जैसा बना ऐसे, तो ये फ्यूकस बन गया। अब डी कैसे बनाते थे, डी ऐसे बनाते थे, इसको थोड़ा सा चेंज करके डी ऐसे बना लेंगे तो ये बन जाएगा डिक्टियोटा। तो लंबा सा लेमिनेरिया, एफ जैसा फ्यूकस और डी जैसा डिक्टियोटा, तो ये हमने याद रख लिया। फ्रॉन्ट का हमेशा काम वही रहेगा, फोटोसिंथेसिस का। जो मिडरिब है इसकी स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। एयर ब्लैडर की अगर हम बात करते हैं तो एयर ब्लैडर जहां भी होता है बायोन्सी प्रोवाइड करता है। एयर ब्लैडर जहां भी होगा बायोन्सी ही प्रोवाइड करेगा। आगे होल्ड फास्ट दिया हुआ है, होल्ड फास्ट का फिर से वही काम है, सबस्ट्रेटम से अटैच कराने में हेल्प करेगा। जो ये ब्रांच जैसी दिख रही हैं ये डिक्टियोटा में देखने को मिलती हैं। अब अब ये हो गई, ये तीनों कौन सी हो गई, ये तीनों ब्राउन एल्गी हो गई। अब आते हैं पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया। ये इस तरह की स्ट्रक्चर जो दिख रही है ये पोरफायरा है। साइफन का मतलब होता है ब्रांचेस, साइफन का मतलब होता है ब्रांचेस, पॉली मतलब बहुत सारी, जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस देखने को मिलेंगी वो पॉलीसाइफोनिया होगा। जैसे कि ये मेन एक्सिस हो गई, इसमें से ये ब्रांचेस देखने को मिल रही है, इस ब्रांचेस, इसकी सब ब्रांचेस, ये मेन ब्रांच हो गई, इसकी सब ब्रांच हो गई, इसमें से भी ब्रांचेस निकल रही हैं, इसमें से भी ब्रांचेस निकल रही हैं, तो बहुत सारी ब्रांचेस दिख रही हैं इसमें, इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे, पॉलीसाइफोनिया। तो ये जो है ये रेड एल्गी हो गई। तो ये वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, क्लैमाइडोमोनास और कारा ये सब ग्रीन एल्गी, ये लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा ये ब्राउन एल्गी, और पोरफायरा और ग्रेसिलेरिया ये रेड एल्गी हो जाती हैं। अब अगर हम आगे बात करते हैं इनके फंक्शन की, मतलब और क्या है एल्गी के बारे में, तो एल्गी के बारे में और जानने के लिए हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या ये कर सकती है। तो अगर हम एल्गी के बारे में देखें तो एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वेराइटी वे, मतलब बहुत तरीके से एल्गी फायदेमंद होती। कैसे कैसे फायदेमंद हो सकती है, तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन जितनी भी होती है पूरे बायोस्फीयर पे, पूरे अर्थ पे, उसका 50% CO2 फिक्सेशन एल्गी करती है। किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा पूरे बायोस्फीयर का 50% CO2 फिक्सेशन ऑलमोस्ट ये एल्गी करती है। बीइंग फोटोसिंथेटिक, तो ये फोटोसिंथेटिक है तो क्या करेंगे, अपने आसपास के एरिया में डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ा देंगे। इमीडिएट एनवायरनमेंट का मतलब होता है अपने नियर बाय एरिया। मतलब मैंने कहा यहाँ पे एक एल्गी है, ये जो एल्गी है ना इसके चारों तरफ का जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये चारों तरफ का जो एरिया है इसको मैं इमीडिएट एरिया बोलूंगा। तो ये जब ऑक्सीजन रिलीज करेगी तो एक्वेटिक मीडियम में ही जाएगा और उसके पास में ही जाएगा, तो उसको बोलते हैं इमीडिएट एनवायरनमेंट। तो इमीडिएट एनवायरनमेंट में वो ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन को बढ़ा के रखेगी। दे आर पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह से बिहेव करते हैं। एनर्जी रिच कंपाउंड इसके पास होता है। अब एनर्जी रिच कंपाउंड है तो ये क्या करेगा, फूड साइकिल में, ऑल एक्वेटिक एनिमल्स के लिए फूड साइकिल में हेल्प करती है। मतलब ये अगर हम एक्वेटिक फूड चेन की बात करें तो उसमें प्रोड्यूसर की तरह जो बिहेव करते हैं वो एल्गी होते हैं। अगर हम आगे देखें तो इसमें से लगभग 70 स्पीसीज जो होती हैं मेराइन एल्गी की 70 स्पीसीज खाने योग्य होती हैं, एडिबल होती हैं। तो 70 स्पीसीज खाने योग्य हैं, उसमें से हम पोरफायरा, लेमिनेरिया और सरगसम को खा सकते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि 70 स्पीसीज जो हम खा सकते हैं मेराइन एल्गी की, तो उसमें से हम प्लस खा सकते हैं। प्लस क्या है, ये पोरफायरा, लेमिनेरिया और सरगसम, मतलब हम प्लस खाते हैं। क्या खाते हैं, प्लस खाते हैं, हमें याद रखना है। अब अगर हम इसमें देखें तो सर्टेन मेराइन और रेड एल्गी प्रोड्यूस्ड लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड। अब ये हाइड्रोक्लोराइड क्या होते हैं, हाइड्रोक्लोराइड ऐसे सब्सटेंस होता है जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। अब हाइड्रोक्लोराइड्स में
एल्जिन और कारागिन देखने को मिलेगा। एल्जिन जो है ब्राउन एल्गी से मिलता है और कारागिन रेड एल्गी से मिलता है। तो ये याद कैसे रखना है, रेड एल्गी का तो ऐसे याद रख सकते हैं कि रेड कलर की कार। अब रेड कलर की कार है तो रेड एल्गी कारागिन देगी, मतलब कारागिन किससे मिला, रेड एल्गी से मिला। अब एल्जिन किससे मिलेगा, ब्राउन एल्गी से मिलेगा, जो कि कमर्शियली यूज करते हैं। एक और है अगार। ये जो अगार है ये रेड एल्गी से मिलता है। ग्रासिलेरिया और जेलिडियम दोनों ही रेड एल्गी के टाइप है। ग्रासिलेरिया और जेलिडियम दोनों ही रेड एल्गी के टाइप हैं, तो ये इससे ही मिलता है। अगर हम आगे बात करते हैं अगार का यूज क्या है, तो ग्रासिलेरिया और जेलिडियम से मिलेगा, साथ में यूज क्या है, माइक्रोब्स की ग्रोथ कराने के लिए जो कल्चर मीडियम बनाते हैं, कल्चर मीडियम जो बनाते हैं माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए, तो उस कल्चर मीडियम को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा, आइसक्रीम और जेली बनाने के लिए काम में आता है। जैसे जस्ट जेली खाते हैं तो वो जेलीज हो गई, आइसक्रीम हो गई, तो आइसक्रीम और जेली बनाने के भी काम में आता है। क्लोरेला, क्लोरेला जो है यूनिसेलुलर एल्गा है जो कि प्रोटीन रिच होता है। क्लोरेला हो गया, स्पायरोगायरा हो गया, क्लोरेला हो गया, स्पायरोगायरा हो गया और स्पायरुलिना हो गया। क्लोरेला, स्पायरोगायरा और स्पायरुलिना, ये सब यूनिसेलुलर एल्गा होते हैं। अभी यूनिसेलुलर एल्गा जो हैं ये प्रोटीन रिच होते हैं। अब प्रोटीन रिच होते हैं तो इनका स्पेस ट्रेवलर यूज करते हैं। स्पेस ट्रेवलर स्पेस में जब जाते हैं तो इनको टेबुलर फॉर्म में यानी टेबलेट्स की फॉर्म में ले जाते हैं। अब क्लोरेला जो है उससे एक एंटीबायोटिक बनती है, क्लोरेलिन नाम की एंटीबायोटिक भी इसी से बनती है। अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो इसमें जो पिगमेंट्स है उसके बेसिस पे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के बेसिस पे रोडोफाइसी के नाम से इसको क्लासिफाई हम कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। अभी के लिए थैंक यू।